हाय फ्रेंड्स, आप लोग को टारगेट स्टडी सेंटर में फिर से स्वागत है। मैं आप लोग के बीच सब्जेक्ट बायोलॉजी का टॉपिक जे पराक्रम का दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं और ये क्वेश्चन नंबर आप लोग के बीच 101 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 101, शोषण क्रिया विधि में भोज्य अणुओं का होता है तो क्या होता है? इसका आंसर सी हो जाएगा, विघटन होता है। क्वेश्चन नंबर 102, रक्त जमाने में कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन की भूमिका होती है? तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसमें ए बी सी ये तीनों इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर, इनमें सभी का भूमिका होता है। क्वेश्चन नंबर 103, हीमोग्लोबिन प्रोटीन वर्णक में कौन सा धातु आयरन पाया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर आपका ए, लोहा। प्रश्वास के द्वारा डायफ्राम में क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, संकुचन होता है। क्वेश्चन नंबर 105, जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, श्वसन क्रिया द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अणु होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका बी, 6 कार्बन अणु से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 107, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति सिस्टोलिक या और डायस्टोलिक रक्तचाप का मान होता है? तो ये हो जाता है, आपका आंसर हो जाएगा इसका ए, 120/80, क्योंकि ये क्वेश्चन हम पहले ही बता चुके थे कि एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप होता है तो 120/80, जो कि हम बताए थे। ये ऐसा भी दे सकता है सिस्टोलिक या डायस्टोलिक में। तो सिस्टोलिक यदि पूछे तो 120 हो जाएगा और डायस्टोलिक यदि पूछे तो वो 80 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 कहता है वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पोषण कहा जाता है उन्हें। क्वेश्चन नंबर 109, डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उसे इनामेल कहा जाता है, क्योंकि ये आप लोग को पहले ही बता दिए थे कि शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है? तो यही होता है, दांत के ऊपर एक चिकना सा परत होता है, उसी का नाम है इनामेल। तो यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110, शोषण क्रिया में विमुक्त ऊर्जा निम्न में से किस यौगिक के रासायनिक बंधन में संरक्षित रहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, एटीपी में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, पौधों में पाए जाने वाले गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, लैक्टस कहा जाता है। लैक्टस जो होता है वो दूध होता है, कुछ पौधों में दूध पाया जाता है, उसी को लैक्टस बोला जाता है, तो वही लैक्टस होगा। क्वेश्चन नंबर 112, उत्तक कोशिकाओं के बीच अवस्थित WBC सहित रक्त प्लाज्मा को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका डी, इनमें से सभी। उसको उत्तक दर भी कहते हैं, लसिका भी कहते हैं और लिम्फ भी कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 113, रक्त का तरल भाग प्लाज्मा आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का करीब कितना प्रतिशत होता है? तो ये फ्रेंड्स 60% होता है। आंसर इसका सी हो जाएगा, 55%, क्योंकि 60% दिया हुआ नहीं है, लेकिन एग्जाम में यदि 60% रहे तो 60% लगाना है, और यदि रेंज में दिया हुआ रहे 55 से 60 तो वही लगाना है। अब आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 114, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट से इथेनॉल एवं CO2 बनाने की क्रिया कहलाती है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी, किण्वन। क्वेश्चन नंबर 15, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के
जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नली नुमा रचना को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। उसे सिक्कम कहते हैं, सॉरी सिक्कम कहा जाता है उसे। क्वेश्चन नंबर 116, जीवों के शरीर में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, इसका हो जाएगा उत्सर्जन। क्योंकि शरीर से जितने भी सारे मतलब जो होता है अवशिष्ट पदार्थ को बाहर किए जाते हैं, जैसे पसीना, मूत्र, ऐसे करके बहुत सारे मल मूत्र जितने भी होते हैं अवशिष्ट पदार्थ वो उत्सर्जन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, वृक्क बाहर से संयोजी उत्तक तथा आरेखीय पेशियों से बना जिस रचना से घिरा होता है वह क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, उसे कैप्सूल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में किस पादप पत्ती कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवर्तन कार्बोहाइड्रेट्स में हो जाता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका डी, पैलिसेड। इसका आंसर हो जाएगा आपका पैलिसेड, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 119, युगलीना में पदार्थों के परिवहन हेतु निम्नलिखित में कौन सी क्रिया की भूमिका होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, विसरण क्रिया की भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 120, हीमोग्लोबिन के एक अणु की क्षमता कितने अणु ऑक्सीजन के साथ संयोजन की होती है? तो आंसर हो जाएगा आपका डी, ये 4 अणु के साथ। क्वेश्चन नंबर 121, फुसफुस चाप के निकलने के स्थान पर मानव हृदय में अर्धचंदाकार कपाट की संख्या होती है? तो ये आपका हो जाएगा आंसर सी, 3 होती है इसकी। क्वेश्चन नंबर 122, मानव में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण स्थल है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर डी, अस्थि मज्जा। अब इससे क्वेश्चन जाने कि यहाँ पे बोलता है क्या, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पे होता है? तो फ्रेंड्स इसका निर्माण होता है आपका अस्थि मज्जा में, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बोन मेरो। तो जान जाए ये आरबीसी का ही नहीं, यहाँ पे डब्ल्यूबीसी का भी निर्माण होता है, जिसको श्वेत रक्त कण कहते हैं, और आरबीसी को लाल रक्त कण कहा जाता है, और इसी अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। और यदि ये पूछे कि आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है, तो वो हो जाएगा प्लीहा या स्प्लीन या पिल्ली, आरबीसी का कब्रगाह उसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 123, श्वेत रक्त कणिकाओं का कौन सा घटक एंटीबॉडी का स्रवण करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, लिम्फोसाइट्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 124, गृहिणी भाग है? तो ये आपका हो जाएगा आंसर सी, क्योंकि ये छोटी आंत का भाग है। गृहिणी किसका भाग है? छोटी आंत। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है, एक गृहिणी, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम। यदि ये सब पूछ दे कि किसका भाग है, तो ये छोटी आंत का भाग है, गृहिणी, जेजुनम और इलियम। क्वेश्चन नंबर 125, रेजिन एवं गोंद कहाँ से संचित रहता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका डी, पुराने जाइलम में रहता है ये। क्वेश्चन नंबर 126, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 127, केंद्रिका विहीन रक्त पट्टिकाणुओं की मानव में जीवन अवधि होती है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सी, 1 सप्ताह की होती है। तो पट्टिकाणु या रक्त बिंबाणु बोले या प्लेटलेट बोले, उसका जीवन अवधि होता है केवल 7 दिन होता है, या 1 सप्ताह बोल दे उसका जीवन केवल 7 दिन होता है। अब जाने इसके बारे में, तो जैसे आरबीसी, जैसे ये प्लेटलेट जो होता है उसको 3 भागों में बांटा गया है। तो प्लेटलेट का 3 भाग है आपका, एक आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी और एक हो जाता है तुम आपका प्लेटलेट।
तो प्लेटलेट हो जाता है। तो उसको यदि पूछा जाए कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है तो 120 दिन होता है, और डब्ल्यूबीसी का तो 1 से 4 दिन होता है, और ये प्लेटलेट का पूछा जाए तो आपका हो जाएगा वहां पे 7 दिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128, सीरिय रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडलीय हवा की अपेक्षा होता है तो क्या होता है? आंसर 1 हो जाएगा, बहुत कम होती है। क्वेश्चन नंबर 129, तो यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है तो ये आंसर हो जाएगा आपका बी, ये यकृत से प्रवेश करता है जिसे हम लोग लीवर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, पाचन क्रिया पूर्ण होती है तो ये आंसर हो जाएगा आपका सी, छोटी आंत में पूर्ण हो जाता है। पाचन क्रिया छोटी आंत में पूर्ण होता है। यदि ये पूछे कि मनुष्य का पाचन क्रिया प्रारंभ कहाँ से होता है तो ये होता है मुख गुहा से, या मुख रहेगा तो यही हो जाएगा इसका आंसर। यदि ये पूछे कि पाचन क्रिया पूर्ण कहाँ पे होता है तो ये आपका छोटी आंत में जाकर के होता है। क्वेश्चन नंबर 131, दंत अस्थायी क्षय का कारण है तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्योंकि दंत का क्षय होना, दांत का मतलब जो है डैमेज होना, ये मीठे चीजों के खाने के बाद होता है, फिर बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण कर लेता है मीठे चीज खाने के बाद, तो वहां पे क्या होता है दांत की गैप में जो जाकर के वो अटक जाता है, और उसके द्वारा बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण कर लेता है, और उससे क्या होता है दांतों की सफाई नहीं करने के बाद तो उसका क्या होता है दिन बर दिन क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 132, दाएं अलिंद नीलय पर पाए जाने वाले कपाट को कहते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर सी, त्रिदलीय कपाट कहा जाता है उसको। क्वेश्चन नंबर 133, फुसफुस शिराओं में प्रवाहित रक्त होता है तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका ए, शुद्ध। तो यहाँ पे जाने, यदि आपका केवल सीरा दे दे कि सीरा में कैसे रक्त प्रवाहित होते हैं तो वहां पे हो जाएगा आपका अशुद्ध रक्त, और यदि ये पूछ दे कि फुसफुस शिराओं में कैसे रक्त प्रवाहित होते हैं तो वहां पे शुद्ध रक्त होता है क्योंकि फुसफुस शिरा अपवाद है, और यदि ये पूछे कि धमनी में कैसा रक्त प्रवाहित होता है तो धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, और यदि ये पूछे फुसफुस धमनी में कैसा रक्त प्रवाहित होता है तो वहां पे अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है क्योंकि फुसफुस धमनी भी अपवाद है। क्वेश्चन नंबर 134, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में पाया जाता है तो आंसर हो जाएगा आपका सी, यकृत या लीवर बोला जाता है उसको। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में कौन जाना जाता है तो यकृत, और यदि ये पूछ दे मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि तो ये अग्नाशय हो जाएगा, और यदि ये क्वेश्चन पूछे कि मानव शरीर की बाह्य एवं अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहा जाता है तो वो भी अग्नाशय हो जाएगा। अब क्वेश्चन संख्या 135, पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है तो आंसर हो जाएगा आपका बी, कोशिका मुख द्वारा, क्योंकि पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है और इसमें भोजन अंतर्ग्रहण करने के लिए एक मुख द्वार होता है। लेकिन यदि अमीबा में देखा जाए तो अमीबा भी एक कोशिकीय जीव है लेकिन उसमें भोजन ग्रहण करने के लिए कोई अस्थाई छिद्र नहीं होता है, वो उसमें अस्थाई छिद्र होता है। वो जहीं उसका समीप में भोजन आता है तो ही कूटपाद के द्वारा घेर लेता है और उसको अंतर्ग्रहण कर लिया जाता है। लेकिन पैरामीशियम यदि पूछे तो उसका कोशिका मुख के द्वारा किया जाता है। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136, अमीबा का मुख्य भोजन है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, अमीबा का मुख्य भोजन। अब वो भोजन के रूप में क्या क्या करते हैं तो वो शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े जैसे ए नंबर, उसके बाद जैसे डाइटम एवं एक कोशिकीय जीव, मतलब वो एक कोशिकीय जीव को भी भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, और सी नंबर बैक्टीरिया, तो इनमें से ये सब वो उसका भोजन के रूप में वो ग्रहण करते हैं, तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137, एक सामान्य व्यक्ति में हृदय धड़कन की गति होती है तो ये हो जाएगा, यदि रेंज में दिया हुआ रहे तो आंसर इसका सी हो जाएगा, 70 से 80
प्रति मिनट। लेकिन यदि पूछ दे कि 1 मिनट में कितने बार धड़कते हैं तो 72 बार, एग्जैक्ट 72 बार। रेंज में पूछे तो 70 से 80 बार। क्वेश्चन नंबर 138, इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका ए, अमीबा में भोजन कूटपाद के द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो अमीबा के यदि समीप यदि शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े या बैक्टीरिया या एक कोशिकीय जीव उसके समीप आ जाते हैं तो वो कूटपाद के माध्यम से उसको घेर लेता है और वो उसको अंतर्ग्रहण कर लेता है, वो अपने अंदर कर लेता है। तो इसी रूप में वो भोजन को ग्रहण करता है, किसके द्वारा? कूटपाद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 139, प्रकाश संश्लेषीय इकाई है? तो ये आपका हो जाएगा आंसर सी, क्लोरोफिल है। प्रकाश संश्लेषीय इकाई क्या है? क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 140, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का मुख्य उत्पाद है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ऑक्सीजन। ये मतलब उत्पाद, मतलब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये उत्पादन क्या करता है? ऑक्सीजन। और अवशोषण क्या करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। और ये भी क्या, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा तब, केवल दिन में, क्योंकि सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 41, लसिकाओं में रक्त की तुलना में निम्नलिखित में किसका अभाव होता है? तो आंसर हो जाएगा इनमें सभी का अभाव होता है, डी हो जाएगा आंसर। लाल रक्त कणिकाओं का, रक्त पट्टिकाणु का और कुछ प्लाज्मा प्रोटीन का। इसका आंसर डी हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 142, मानव हृदय की वैस्मों का शीतलन कहलाता है? तो इसका शीतलन आंसर हो जाएगा ए, डायस्टॉल कहलाता है, या डायस्टोलिक जो बोले थे वही कहलाता है शीतलन। क्वेश्चन नंबर 143, पेप्टोन और पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है? तो आंसर हो जाएगा आपका सी, पॉलीपेप्टाइड्स में। ये किस में तोड़ा जाता है? पॉलीपेप्टाइड्स में। क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, सजीव का एक लक्षण है शोषण। क्या? सभी सजीव शोषण करते हैं, चाहे वो पादप जगत का हो चाहे वो जीव जंतु हो, सभी में शोषण होता है, और वो सजीव में। और यदि निर्जीव में पूछा जाए तो निर्जीव में शोषण नहीं होता है। जैसे सजीव में आ जाएगा आपका पेड़ पौधा, सभी हरे पेड़ पौधे और जितने भी जीव हैं सभी सजीव हैं। और निर्जीव में देखा जाए तो ईंटा, पत्थर, दीवार, कुर्सी, टेबुल, ये सब क्या है? सब निर्जीव, ये सब शोषण नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, कोशिकाओं के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, जीव द्रव्य में। क्वेश्चन नंबर 146, पौधे में खाद्य पदार्थ का परिवहन निम्नांकित किसके द्वारा होता है? तो ये हम पहले भी बता चुके थे, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही बोले खाद्य पदार्थ के बारे में पौधे में या तो भोज्य पदार्थ के बारे में, आंसर उसका हो जाएगा फ्लोएम विधि द्वारा या फ्लोएम उत्तक द्वारा, इसके द्वारा किया जाता है। यदि ये बोले कि पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है, तो जौ से जल और जौ से जाइलम, उसका आंसर हो जाएगा ए, यदि जल के बारे में पूछे तो। और यदि खाद्य पदार्थ, यदि भोज्य पदार्थ के बारे में पूछे तो आंसर आपका बी हो जाएगा, फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 147, नलिका चालनिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ये फ्लोएम में पाया जाता है, फ्लोएम में। क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित में कौन स्वपोषी होते हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका डी, इनमें से सभी हरे पौधे। तो सभी हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। तो हम कैसे जानेंगे स्वपोषी किसे कहते हैं? तो सिंपल समझना है इसको कि यदि जो अपना भोजन खुद बनाए उसे स्वपोषी कहते हैं, और जो किसी दूसरे पर डिपेंड रहे उसे परपोषी। तो क्या सभी हरे पौधे क्या होते हैं? अपना भोजन खुद ग्रहण करते हैं। लेकिन जितने भी सारे जीव जंतु हैं, क्या वो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं? नहीं, वो किसी न किसी दूसरे जीव पे डिपेंड रहते हैं, जिसके कारण
जितने भी सारे जीव जंतु हैं सभी को परपोषी कहा जाता है, और जितने भी हरे पौधे हैं, सजीव पौधे हैं, सभी को स्वपोषी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 149, प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सी, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 150, पौधे में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसे होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, क्लोरोफिल वर्णकों को, क्लोरोफिल वर्णकों को। क्वेश्चन नंबर 151, खनिज लवणों का अवशोषण पौधे किस रूप में करते हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, आयन के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं? तो आयन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 152, रक्तचाप मापने की विशेष उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, स्फेग्मोमेनोमीटर कहा जाता है। यदि किसी को नहीं पता है फ्रेंड, तो सबका तबीयत खराब होता होगा, और यदि हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और यदि हम लोग का बॉडी में वीकनेस होता है तो तुरंत डॉक्टर स्फेग्मोमेनोमीटर निकालता है और मेरे बाह पे लगा करके और उसको दबाना प्रारंभ कर देता है, और उसी से मतलब जो है हम लोग का रक्तचाप मतलब मापा जाता है। या तो वहां पे बोलेगा वीकनेस हो जाने के कारण आपका बीपी लो हो जाता है, या तो मतलब आपको ब्लड प्रेशर है तो आपका बीपी हाई हो जाता है, तो इसी से मापा जाता है स्फेग्मोमेनोमीटर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 153, गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, ये मृतजीवी पोषण इसमें होता है। गोबर छत्ता जिसको हम लोग मशरूम बोलते हैं, जिसमें कि आप लोग को पता होगा, यदि ये पूछे कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है, और यदि सोयाबीन रहे और गोबर छत्ता रहे तो गोबर छत्ता को लगाना है, और यदि गोबर छत्ता नहीं रहे या तो मशरूम नहीं रहे तो हमको लगाना है मतलब जो है सोयाबीन को, क्योंकि सबसे सोयाबीन से भी ज्यादा पाया जाता है इसमें गोबर छत्ता में पाया जाता है प्रोटीन। और यदि ये पूछे कि मतलब जो है प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो वहां पे लगाना है सोयाबीन को कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोटीन उसमें पाया जाता है। या तो फिर ये पूछे कि चमत्कारी फसल के रूप में किसे जाना जाता है, तो सोयाबीन ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 154, लार इनमें किस ग्रंथि का श्रवण होता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ए, पेरोटिक ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 155, इनमें से क्या जठर रस में मौजूद नहीं होता है? तो आंसर आपका हो जाएगा डी, क्योंकि पीत उसमें नहीं होता है। जठर रस में क्या होता है, मतलब HCl हो जाता है, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, फिर म्यूकस होगा, फिर पेप्सोइनोजेन होगा, उसके बाद पित्ताशय उसमें नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 156, सामान्य से उच्च रक्तचाप कहलाता है? तो इसको क्या कहते हैं? आंसर ए हो जाएगा, हाइपरटेंस कहलाता है। इसको हाइपरटेंशन का बीमारी हो जाता है जिसका ब्लड प्रेशर उच्च होता है। क्वेश्चन नंबर 157, चालनी पट्टा कहाँ अवस्थित रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, चालनी नलिकाओं के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 158, रक्त है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, तरल संयोजी उत्तक। क्या है? रक्त तरल संयोजी उत्तक है, या तो फिर उत्तक भी मिल सकता है, डायरेक्ट उत्तक, इस तरह नहीं रहे तो उत्तक केवल रहे तो लगा देना है, या तो फिर ये तरल संयोजी उत्तक होता है। क्वेश्चन नंबर 159, इनमें कौन मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है? तो यहां पे हो जाएगा आपका आंसर बी, कोलन। ये क्या है? उसका आंत का भाग नहीं है, लेकिन हम ये बता दिए थे आप लोग को पहले भी कि छोटी आंत को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में, एक गृहिणी, एक जेजुनम और एक इलियम। तो आप तो जान ही रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए इलियम के बारे में, फिर जेजुनम के बारे में भी जान रहे होंगे, लेकिन गृहिणी नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्या? डियोडिनम। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? उसी का भाग ही होगा। तो यहाँ पे कोलन क्या है? आपका आंसर यहाँ पे कोलन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160, मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है, ये हम पहले ही बता दिए थे, आंसर हो जाएगा ए, मुख गुहा से। और ये भी बता दिए थे पाचन क्रिया पूर्ण होता है कहाँ पे? तो छोटी आंत में जाकर के, लेकिन शुरू कहाँ पे होता है? तो मुख गुहा में या तो मुख से। क्वेश्चन नंबर 161, इनमें से कौन आमाशय ग्रंथि या जठर रस का भाग नहीं है? तो आंसर हो जाएगा आपका सी,
यहाँ पे होगा मूल पीत वाहिनी। क्वेश्चन नंबर 162, रक्त प्लाज्मा में निम्नांकित किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो यहाँ पे जान जाए फ्रेंड, यदि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। यदि ये पूछे रक्त प्लाज्मा में किसका मात्रा सबसे ज्यादा होता है, तो जल का मात्रा होता है। यदि परसेंट में पूछे कि प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है, तो आपका वहां पे 90% जल पाया जाता है। कितना प्रतिशत? तो 90%। क्वेश्चन नंबर 163, सीरम कहलाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, फाइब्रिनोजीन रहित प्लाज्मा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी, फाइब्रिनोजीन रहित प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 164, छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, चाइल कहलाता है। क्या कहलाता है? चाइल। ऐसा पूछ सकता है, छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है? तो चाइल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 165, निम्न किस रचना की मदद से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फिर से रिपीट हो गया है, कूटपाद के द्वारा ये कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। 166 नंबर क्वेश्चन, अमीबा में भोजन का पाचन किस अंग में होता है? तो आंसर इसका हो जाएगा आपका डी, भोजन रसधानी में होता है। अमीबा में भोजन का पाचन किस अंग में होता है? तो भोजन रसधानी में होता है। क्वेश्चन नंबर 167, इनमें से किसकी दीवार सबसे मोटी होती है? तो आंसर हो जाएगा आपका सी, बाएं नीलय की दीवार क्या होती है? मोटी होती है। अब क्वेश्चन नंबर 168, अग्र महाशिराएं तथा पश्च महाशिराएं कहाँ खुलती है? तो आंसर आपका हो जाएगा डी, दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद में। क्वेश्चन नंबर 169, पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के किस रचना से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ये फिर से रिपीट हो गया है, कोशिका मुख से। कहां से? कोशिका मुख से होता है। पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है जिसका आकार क्या होता है? निश्चित होता है। लेकिन अमीबा के बारे में बोले तो वो भी एक कोशिकीय जीव है, लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 170, इनमें कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाए जाने वाली लार ग्रंथि नहीं है? तो आंसर आपका हो जाएगा ए, अग्नाशय। ये लार ग्रंथि नहीं है, इसके बाकी बात सारे लार ग्रंथि हैं। और ये भी बता दिए कि लार ग्रंथि कितने जोड़े पाए जाते हैं मनुष्य में? तो 3 जोड़ा। क्वेश्चन नंबर 171, एस ए नॉड है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? आंसर आपका बी होगा, तंत्रिका उत्तक हो जाएगा, एस नॉड। उसका क्वेश्चन नंबर 172, निम्नांकित किसमें शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, फुसफुस शिरा में। ये हम पहले भी बता दिए कि यदि केवल शिरा में पूछे कैसे रक्त प्रवाहित होते हैं तो वहां पे अशुद्ध हो जाएगा। और यदि ये पूछे कि फुसफुस शिरा में कैसे रक्त प्रवाहित होते हैं तो यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा। और ये पूछे कि धमनी में कैसा रक्त प्रवाहित होता है तो शुद्ध रक्त होता है। और यदि ये पूछे कि फुसफुस धमनी में कैसा रक्त प्रवाहित होता है तो उसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। क्वेश्चन नंबर 173, मानव आहार नाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होता है? तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा सी, छोटी आंत का लंबाई सबसे अधिक होता है। क्योंकि ये पता होगा कि छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है लेकिन बड़ी आंत को 2 भागों में, तो सबसे बड़ी तो इसी का होगा ना। तो वो इसी लेकर के मानव आहार नाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है तो हो जाती है आपका आंसर सी हो जाएगा, छोटी आंत। और छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है, गृहिणी, जेजुनम और इलियम में। क्वेश्चन नंबर 174, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या कहलाता है? फिर से रिपीट हो गया है, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी, यकृत या लीवर इसको बोला जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यही होगा। और यदि ये पूछ दे मानव शरीर की सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि तो ये हो जाएगा अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 175, पौधे में जल और तथा खनिज लवणों के परिवहन की दिशा क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल ऊपर की ओर।
केवल ऊपर, नीचे से जड़ से ही ना करेगा ग्रहण, तो केवल ऊपर की ओर होगा। चाहे वो जल का ग्रहण करे तो वो जाइलम ऊतक के द्वारा करेगा, या तो जाइलम के द्वारा करेगा तो वो जल जड़ से ही ऊपर विभिन्न तना तक जाता है, तो जाइलम विधि के द्वारा। और यदि खनिज लवण भी पूछे तो उसी के द्वारा, लेकिन भोज पदार्थ या खाद्य पदार्थ पूछे तो वो फ्लोएम के द्वारा, तो वो भी विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है, तो ऊपर ही जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 176, शोषण क्रिया विधि का अंतिम उत्पाद निम्नलिखित में कौन सा है? तो आंसर आपका हो जाएगा डी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी और सी, तो यहाँ पे जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 177, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो आंसर आपका हो जाएगा ए, 8 से 10 मीटर। मनुष्य की आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 178, इनमें कौन रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है? तो आंसर आपका हो जाएगा बी, फाइब्रिनोजेन। क्या होगा? फाइब्रिनोजेन। क्वेश्चन नंबर 179, द्विदलीय कपाट कहाँ अवस्थित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, बाएं आलिंद और नीलय छिद्र पर। बाएं आलिंद और नीलय छिद्र पे होता है, आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 180, रक्तचाप का सामान्य से अधिक हो जाना क्या कहलाता है? या तो फिर रक्त मतलब जो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं, हाइपरटेंशन। आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 181, मानव में शोषण वर्णक कहलाता है? तो यहाँ पे आंसर आपका डी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 182, शोषण वर्णक पाई जाती है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी, लाल रक्त कणिकाओं में। कहाँ पे पाई जाती है? लाल रक्त कणिकाओं में। क्वेश्चन नंबर 183, इनमें से किसके कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो आंसर आपका हो जाएगा ए, हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 184, ऑक्सीजन का वाहक कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका डी, हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन का वाहक क्या कहलाता है? तो हीमोग्लोबिन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 185, निम्नलिखित में किसे कोशिकीय ईंधन कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, ग्लूकोज को कहा जाता है। कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? ग्लूकोज का। क्वेश्चन नंबर 186, झींगा एवं सीप जैसी जलीय जंतुओं में शोषण क्रिया होती है? तो आंसर आपका हो जाएगा ए, गिल्स के द्वारा। यदि ये पूछ दे झींगा एवं सीप जैसी जलीय जंतुओं में शोषण क्रिया होती है, तो गिल्स के द्वारा। यदि ये भी पूछे मछली अपना शोषण क्रिया किसके द्वारा करता है? तो वो भी गिल्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 187, फुसफुस चाप निम्नलिखित में कहां से निकलती है? तो ये आंसर आपका हो जाएगा बी, दाएं नीलय से निकलती है ये। क्वेश्चन नंबर 188, मनुष्य में श्वासन लेने या छोड़ने की क्रिया कहलाती है? तो ये क्या कहलाता है? श्वासोच्छ्वास मतलब श्वासन लेने और छोड़ने की क्रिया को कहा जाता है। आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 189, निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, कार्बन डाइऑक्साइड। जो हम लोग के द्वारा छोड़ा गया होता है, मतलब जो छोड़ते हैं उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। जो ग्रहण करते हैं शोषण के रूप में वो होता है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 190, जीवों में शरीर से नाइट्रोजनिक अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कहलाता है? तो आंसर आपका हो जाएगा क्या? सी हो जाएगा, उत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 191, पदार्थ अवशिष्ट संचित रहते हैं? तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा डी, पत्तियों में, कोशिका रिक्तिकाओं में और छालों में। तो इनमें से हो जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 192, कोशिकाएं शोषण का अवायवीय चरण पूरा होता है? तो ये कहाँ होता है? आंसर हो जाएगा सी, साइटोप्लाज्मा में होता है। क्वेश्चन नंबर 193, निम्नलिखित में कौन एक ऊर्जादायी प्रक्रिया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, शोषण। शोषण से क्या होता है? हम लोग को ऊर्जा भी मिलता है। यदि आप अपना शोषण
श्वास नली को बंद कर लें, नाक को दबा लें, तो क्या होगा, आपको कोई थोड़ा सा भी ताकत नहीं मिलेगा। तो आप श्वसन से क्या होता है, हम लोग को ताकत मिलता है, एनर्जी मिलता है, ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 194, महाधमनी चाप इनमें कहाँ से निकलती है? तो आंसर हो जाएगा आपका डी, बाह्य नीलय से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 195, वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? तो इसको कहा जाता है, आंसर हो जाएगा ए, नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क के या किडनी वहां पे रहेगा, वृक्क या किडनी की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन। और यदि ये पूछ दे कि डायलिसिस किससे संबंधित है, तो वो किडनी से ही है, या तो मतलब वृक्क से ही है। क्वेश्चन नंबर 196, हेनले का रक्तचाप पाई जाती है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, नेफ्रॉन में। क्वेश्चन नंबर 197, निम्नलिखित में कौन श्वसन क्रिया के उपरांत बनते हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा सी, CO2, H2O एवं ऊर्जा, ये तीनों बनते हैं, आंसर सी हो जाएगा इसका। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 198, निम्नलिखित किस में किण्वन क्रिया होती है? तो ये आंसर आपका हो जाएगा ईस्ट। या तो ऐसा भी पूछ सकता है कि दूध से दही का बनना किस क्रिया के द्वारा बनता है? तो किण्वन क्रिया के द्वारा। या तो ये भी पूछ सकता है मतलब दही में कौन सी अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 199, फुसफुस शिराएं हृदय के किस बेसम में खुलती है? तो आंसर आपका हो जाएगा ए, बाएं आलिंद में। कहाँ पे? बाएं आलिंद में। क्वेश्चन नंबर 200, बॉमेन संपुट एवं ग्लेमेरुलर को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे आंसर आपका डी होगा, मेलपिगियन कोष, मेलपिगियन कोष। क्वेश्चन नंबर 101, पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। क्वेश्चन नंबर 102, पौधे में शोषण किस भाग में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पत्ती में होता है। क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछता है कि पौधे के प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा होता है? तो ये पत्ती होता है। यदि ये पूछ दे पौधे का प्रकाश संश्लेषी अंगक होता है, तो यहाँ पे होगा हरित लवक या क्लोरोफिल हो जाएगा आंसर। ये बता दिए पहले भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 103, मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में वृक्क नलिकाओं की संख्या होती है? तो आंसर आपका हो जाएगा सी, 1 मिलियन होती है। तो यहीं पे आप खत्म होता है ये क्वेश्चन। फ्रेंड, आप लोग को अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।